जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछे गए 3 अंक के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर 3 अंक का जो प्रश्न था वो 11वें नंबर से स्टार्ट होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 2 अंक के प्रश्नों को हल किया था, उसको जरूर देखिएगा। 11वां प्रश्न है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हमें बतलाना है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है तब उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, उसकी गति से जो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है उसके कारण क्या होगा, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो हमें उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो त्रिज्या की बात की गई है और यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल की बात की गई है। तो हम सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना कि और हमें मालूम है जो तरंग होती है वृत्ताकार है तो वृत्त के रूप में होती है। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या r तथा वृत्त का क्षेत्रफल a है, तब a बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर वर्ग, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग। चूंकि हमें दिया क्या है, हम उसको लिख लेते हैं। अब दिया है, हमें दिया है क्या कि जो तरंग है वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। मतलब हमें जो तरंग है और तरंग जो है वृत्तों के रूप में है, तो जो वृत्त की त्रिज्या है उसमें परिवर्तन हो रहा है। यदि मान के चलिए तरंग जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी जो त्रिज्या थी पहले जो भी थी, तो अब क्या होगी, 4 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की गति से बढ़ेगी और तरंग बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं जो त्रिज्या है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम लिखते हैं दिया है dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सेकंड मतलब समय, समय के सापेक्ष त्रिज्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तथा हमें क्या दिया गया है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, मतलब हमें r का मान क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, r का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। चूंकि हमें उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि यदि त्रिज्या बढ़ती जाएगी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। और हम परिवर्तन क्या होता है, अवकलन के द्वारा ज्ञात करते हैं। समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन, समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dA/dt। तो dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt और a का मान क्या था, पाई आर वर्ग। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अचर है बाहर निकल आएगा, r का t के सापेक्ष r का जब अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, 2r, लेकिन क्या होगा dr/dt, क्योंकि इसका t के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो इस तरीके से हमें dA/dt बराबर क्या मिल गया, पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। इसको हम लिख लेते हैं कि 2 पाई r dr/dt। तो यहां पर हमें dr/dt का मान दिया गया था तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। r का मान हमें दिया गया था, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 2 पाई, r का मान 10 दिया था और dr/10 दूनी 20, 20 चौको 80, तो 80 पाई, और ये क्या आ जाएगा, परिवर्तन है तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का, अथवा हमने क्लास 12th IMP क्वेश्चन जो 19वां है
उसमें हमने इसको हल किया हुआ है। तो इस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो हमें यहाँ पर दो धन संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग तो हमें 15 दिया गया है, लेकिन जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, यहाँ हमने पहली संख्या x मान ली, माना कि पहली संख्या x है। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इनका योग कितना है 15, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इनका योग 15 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 ऋण x। माना इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्योंकि इसमें वर्गों का योग की बात की है, तो हमने माना कि इन संख्याओं के वर्गों का योग Sx है या S है। ठीक है, यदि इनके वर्गों का योग Sx है तब इनके वर्गों का योग की बात की गई है, तो हम Sx को निकाल लेते हैं। Sx बराबर क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 15 ऋण x का वर्ग। इसको हम हल करते हैं, तो x वर्ग धन 15 15 225 धन x स्क्वायर ऋण 15 दूनी 30 x 2x स्क्वायर ऋण 30x धन 225। तो इस तरीके से हमें Sx क्या मिल जाता है, इस तरीके से हमें Sx मिल गया। चूंकि हमें क्या करना है कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए, और हमें मालूम है कि इसमें क्या हो रहा है, न्यूनतम होना चाहिए, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसके अवकलन करते हैं। तो हम Sx का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसलिए एस डैश एक्स बराबर एस डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x ऋण 30x का 30 और 225 अचार इसलिए 0 हो जाएगा। या तथा हम क्या निकाल लेते हैं, एस डबल डैश एक्स। यदि हम 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम चूंकि जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों का योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, तो हम लिखते हैं कि अब Sx के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, क्योंकि न्यूनतम या उच्चतम के लिए लिख सकते हो, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए हम बता सकते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि एच डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो एच डैश एक्स का मान रख देते हैं हम इसमें। एच डैश एक्स का मान क्या दिया गया हमें, 4x ऋण 30 बराबर 0। इसलिए हम कहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30/4 यानी 15/2। तो इस तरीके से हमें Sx के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए हमने क्या किया, एच डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, तो हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया, x बराबर 15/2। और साथ ही हम कह सकते हैं, साथ ही जो एस डबल डैश एक्स है वो क्या है, 4 है, और वो कैसा है, ग्रेटर 0 है, और जो 4 से बड़ा है, धनात्मक है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि एस डबल डैश एक्स कैसा है, धनात्मक है, तब हम कह सकते हैं कि जो x 15/2 जो वैल्यू आई है उसके लिए एस एक्स का मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। इसलिए x बराबर 15/2 के लिए एस एक्स का मान न्यूनतम है। यदि न्यूनतम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली संख्या हमारी क्या थी,
पहली संख्या बराबर x और x का मान क्या आ गया 15/2। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 15 ऋण x, तो 15/2 क्या आ जाएगा 15/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहली संख्या 15/2 मिल जाती है और दूसरी संख्या भी 15/2 मिल जाती है। क्वेश्चन 12 का अथवा हमें दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। कि एक गोले की त्रिज्या जो 9 सेंटीमीटर हमने मापी है या मापी जाती है, तो उसमें क्या आ गया त्रुटि हो गई, क्या 0.03 की। तब इसके आयतन, जब इसकी त्रिज्या में त्रुटि हो गई तो इसके आयतन में भी त्रुटि होगी, तो हमें आयतन में त्रुटि को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ गोले की बात की गई, त्रिज्या की बात की गई, तो मान लेते हैं, माना कि गोले की त्रिज्या r तथा, हमने यहां क्या मान लिया, गोले की त्रिज्या r तथा त्रुटि की बात की गई है, तथा इसकी त्रुटि जो है, तथा त्रुटि डेल r है। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू दी गई है, इसलिए हम कह सकते हैं r बराबर 9 सेंटीमीटर और डेल r बराबर 0.03 सेंटीमीटर। चूंकि अब क्या, गोले के आयतन में हमें सन्निकट त्रुटि निकालना है, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भी, क्या होता है 4/3 पाई r क्यू। अब इसमें क्या है, हमें इसके परिकलन में सन्निकट त्रुटि निकालना है, तो उसमें क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा, इसलिए इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो हम क्या करते हैं, dv/dr बराबर 4/3 पाई, और r के ऊपर 3 की घात है, 3 आगे आ जाएगा, घात घट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें dv/dr का मान मिल जाता है 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि अब हमें इसके आयतन में जो सन्निकट त्रुटि हुई है उसको ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं अब आयतन में सन्निकटन त्रुटि। हम चूंकि जानते हैं कि डेल v बराबर, जो त्रुटि होगी आयतन में डेल v होगी, डेल v बराबर क्या होता है, dv/dr इंटू डेल r। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे 4 पाई r वर्ग, और डेल r क्या है अभी, डेल r ही है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 4 पाई, r का मान क्या था, r का मान था 9 का वर्ग, डेल r का मान क्या था 0.03, और इनका हम गुणा यदि करेंगे तो हमें 9 में 81 चौके मिल जाएगा 324, और 324 में जब 0.03 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9.72 सेंटीमीटर, और यहाँ पाई भी रहेगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यू। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आयतन है, इसलिए इसमें क्यू मात्रक आएगा। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 है, सदिश ए वेक्टर धन बी वेक्टर और सदिश ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ए वेक्टर धन बी वेक्टर और ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जबकि हमें ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तथा बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर और ए ऋण बी वेक्टर
कि लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसको इन दोनों को ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करें हम, इसलिए ए वेक्टर धन बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू, यदि यहाँ आई जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2i प्लस जे 2j प्लस j 3j, इसी प्रकार के 4k। तो a प्लस बी वैक्टर हमें प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम a ऋण v वैक्टर निकालते हैं तथा a वैक्टर ऋण b वैक्टर बराबर, तो क्या हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऋण ऋण लगा तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू। अब यहाँ देखते हैं i और यहाँ कोष्टक खुलेगा तो i, तो आई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0i। यहाँ पे j प्लस का है, यहाँ प्लस का है लेकिन माइनस हो जाएगा तो माइनस j बचेगा। यहाँ पर k है -3k तो -2k हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें a प्लस बी वैक्टर और a वैक्टर ऋण b वैक्टर मिल गए। अब हमें चूंकि क्या करना है, प्रत्येक सदिश की लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें चूंकि दिया है कि आपस में कैसे हैं, लंबवत मात्रक हैं, लंबवत हैं या लंबवत, यदि दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सारणिक के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि सदिश ए वेक्टर धन बी वेक्टर और ए वेक्टर ऋण वी वेक्टर में से प्रत्येक एक दूसरे पर कैसे हैं, लंबवत हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं। चूंकि हमें दिया है कि ए वेक्टर धन बी वेक्टर और ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत जब निकालना है तो मतलब वो कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, और यदि एक दूसरे के लंबवत हैं इसलिए हम कहेंगे ए वेक्टर धन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर बराबर क्या होता है, एक सारणिक के बराबर होता है आई कैप आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ए वेक्टर धन बी वेक्टर है उसका आई का कोफिशिएंट क्या निकला है 2 और यहाँ पे क्या निकला है 0। तो हम इनको स्तंभों के रूप में लेते हैं। जे की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा 3 ऋण 1 के वेक्टर, तो के वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 ऋण 2। तो इस तरीके से हमें 3 क्रॉस 3 का एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। इसको हम हल करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, पंक्ति के सापेक्ष, पहली पंक्ति जो हमारी दिख रही है इसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो आई कैप क्या आ जाएगा, 3 का गुणा ऋण 2 से होगा तो 3 दूनी 6, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 4, ऋण जे कैप, तो जे कैप के लिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण 4, यहाँ पर के वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा ऋण 2। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ऋण 2i ऋण ऋण धन 4j ऋण 2k। तो इस तरीके से हमें ए वेक्टर धन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर प्राप्त हो जाता है। तथा मॉड ऑफ ए वेक्टर धन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो मॉड निकालेंगे तो क्या होता है, वर्गमूल के अंदर आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनका वर्ग हो जाता है। तो ऋण 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 दूनी 4, 4 चौको 16 धन 2 दूनी 4। तो इस तरीके से 16 4 20 4 24 हमें मिल जाता है। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24 मतलब 2 वर्गमूल 6। तो इस तरीके से हमें मॉड ऑफ ए वेक्टर धन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर बराबर
2 करनी 6 या 2 वर्गमूल 6 प्राप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सदिशों की लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इसलिए अब लंबवत मात्रक सदिश, लंबवत मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये सूत्र ही होता है ए वेक्टर धन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर धन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ऋण बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या है इसकी वैल्यू, ऋण 2i धन 4j ऋण 2k बटे 2 करनी 6। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ऋण 2 तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 बटे करनी 6i, यहाँ पे 4 तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 बटे करनी 6j ऋण 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे करनी 6 इंटू के। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, दोनों सदस्यों की लंबवत मात्रक सदिश हमें प्राप्त हो जाता है। यह प्रश्न 13 का अथवा हमें दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु ए ऋण 2i कैप धन 3j कैप धन 5 की कैप, बी आई धन 2j धन 3k और सी 7i ऋण के संरेख हैं। मतलब हमें दिखलाना है कि जो बिंदु हैं ए बी और सी ये कैसे हैं, संरेख हैं। अब हमें जब बिंदु दिए गए हैं और हमें संरेख दिखलाना होता है तो हम देखते हैं चूंकि संरेख कब होते हैं, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तब वह बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, यह जो बिंदु दिए गए हैं सदिश के रूप में, यह बिंदु क्या है, एक ही स्थिति सदिश हैं। तो हम लिख सकते हैं ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश हमें सदिश रूप में क्या दिया गया है, ऋण 2i कैप धन 3j कैप धन 5 की कैप। इसी तरीके से मान के चलिए कि 3 बिंदु हैं ए बी और सी। यदि मान के चलो ये संरेख होते हैं तो क्या होते हैं, एक ही रेखा में है। और यदि एक ही रेखा में है मतलब क्या है, हम कहें ए बी बी सी, ऐसा कह सकते हैं कि ए बी बी सी, या इनमें कोई रिलेशन होगा कि ए बी की जितनी जो लेंथ है वह बी सी से दुगनी होगी या कम होगी, या फिर ए बी की कम होगी या दुगनी होगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन तीनों में क्या होंगे, रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले अब हम ए बी को ज्ञात करते हैं, ए बी वेक्टर बराबर, तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश ऋण ए का स्थिति सदिश। यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं और उनको घटाते हैं। तो बी का स्थिति सदिश क्या दिया गया है, i प्लस 2j प्लस 3k ऋण ए का ऋण 2i धन 3j धन 5k। तो यहाँ से हम देखें i ऋण ऋण धन तो क्या हो जाएगा 3i, क्योंकि 2 है, यहाँ 2j और यहाँ ऋण का 3j हो जाएगा तो ऋण j, यहाँ 3k ऋण का हो जाएगा तो ऋण 2k। तो इस तरीके से हमें ए बी वेक्टर बराबर क्या मिल गया, 3i ऋण j ऋण 2। अब हम देखते हैं जो हमारा ए बी वेक्टर आया था और बी सी वेक्टर आया था, इनमें कुछ रिलेशन है क्या। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 i का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 6 है, तो 3 दूनी 6 मतलब दुगना हो रहा है। यहाँ पर j का कोफिशिएंट ऋण 1 है, यहाँ ऋण 2 है तो दुगना हो रहा है। यहाँ पर ऋण 2 है, ऋण 4 है तो यहाँ दुगना हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात
BC वेक्टर बराबर 2AB वेक्टर। तो जब इस तरीके से रिलेशन होते हैं आपस में दो सदिशों के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। क्यों संरेख हैं? क्योंकि इनमें क्या है, यदि ए बी और बी सी में यदि हम देखें तो इनमें कॉमन क्या है, बी जो है उभयनिष्ठ है। हम इसका रीजन ए भी दे सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, बी उभयनिष्ठ है। लिख सकते हैं तथा ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर में बी उभयनिष्ठ है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख। 14वां प्रश्न है, रेखा x धन 1/2 बराबर y/3 बराबर z माइनस 3/6 और समतल 10x धन 2y ऋण 11z बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें रेखा और समतल दिया गया है और उनके बीच का क्या पूछा गया है, कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि रेखा और समतल के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो लिखते हैं माना रेखा, और यदि दो रेखाएं होती तो उनके बीच में हम कोण थीटा मान लेते, लेकिन यहाँ समतल है तो हम लिखते हैं मान रेखा और समतल के अभिलंब, समतल की बात नहीं की जाएगी अभी, समतल के अभिलंब के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है। हमने क्या माना है कि जो रेखा है और समतल का जो अभिलंब है, समतल के जो अभिलंब है उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। दिए गए रेखा और समतल के समीकरण को सदिश रूप में व्यक्त करने पर यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि जो रेखा है और समतल का जो अभिलंब है उसके बीच का कोण थीटा है। और यहाँ पर जो रेखा और जो समतल के समीकरण दिए गए हैं एक कार्तीय समीकरण हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, हम सदिश रूप में व्यक्त कर लेते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले रेखा है तो रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण किस प्रकार से हम बदलते हैं कि जो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 0 और 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -i वेक्टर धन 0 j वेक्टर। अब यहाँ पे क्या है धन 3 k वेक्टर धन लैम्डा, क्योंकि हमें पता है जो रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर a धन लैम्डा b होता है। तो यहाँ पर a जो है, यहाँ पर ए वाले बिंदु होते हैं और बी जो होते हैं 2 3 6 होते हैं। तो लैम्डा 2i धन 3j धन 6 की, इन पे कैप लगा होता है। तो इस तरीके से हमें रेखा का सदिश समीकरण मिल गया। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, तथा समतल का समीकरण, समतल का सदिश समीकरण, तथा समतल का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट यहाँ से क्या हो जाएगा 10i धन 2j ऋण 11k वेक्टर बराबर 3। तो इस तरीके से हमें रेखा का सदिश समीकरण मिल गया, समतल का सदिश समीकरण मिल गया। अब हम यदि
हमने बताया कि जो रेखा का सदिश समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, a प्लस लैम्डा बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ a का मान क्या है, a वाला सदिश, और b का मान क्या हो जाएगा, a वाला सदिश। समतल का जो समीकरण होता है वो होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेखा का सदिश समीकरण होगा a प्लस लैम्डा बी होगा, और जो समतल का सदिश समीकरण होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी वेक्टर होता है। तो हम इससे तुलना करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, तुलना करने पर हम लिखेंगे इसलिए a वेक्टर बराबर ऋण i प्लस 0j धन 3k, b वेक्टर बराबर 2i धन 3j धन 6k, और यहाँ से n वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 10i धन। तो समतल तथा रेखा का यदि जो सदिश समीकरण दिए गए हैं यदि हम उनकी तुलना करेंगे तो हमें a वेक्टर, b वेक्टर और n वेक्टर, a वेक्टर, b वेक्टर और n वेक्टर के मान प्राप्त हो जाते हैं। हमने माना रेखा और समतल के बीच का कोण थीटा है, समतल के बीच का कोण। अब देखो थीटा क्या था, रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का था, लेकिन अब रेखा और समतल की बात की जा रही है इसलिए इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, फाई है। तो इसलिए हम जानते हैं कि साइन फाई बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ एन वेक्टर का मॉड। यहाँ वैल्यू रख देते हैं बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। यदि हम इनका गुणा कर देंगे तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से डायरेक्ट हम करते हैं तो 10 दूनी 20 धन 3 दूनी 6 ऋण 11 छक्के 66। इसी तरीके से यहाँ पर हम b का मापांक मॉड निकालते हैं तो b वेक्टर क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। इसी तरीके से हम n वेक्टर का निकालेंगे तो 10 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन ऋण 11 का वर्ग। यहाँ से ऋण का रहेगा ये। तो अब यदि हम देखें 55 40 ऋण 8 और 5 3 15 7 3 21 और माड लगा है इसलिए ये क्या आ जाएगा 8/21। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन फाई का मान क्या मिल गया हमें 8/21, अर्थात दिस इम्प्लाइज फाई का मान क्या आ जाएगा, साइन का हम पक्षांतर कर देंगे साइन इनवर्स 8/21। तो हमें ये उनके बीच का कोण प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है दर्शाइए कि ये जो रेखाएं दी गई हैं कार्तीय समीकरण के रूप में कैसी हैं, सहतलीय हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, रेखाएं। तो ये रेखाएं हमें दी गई हैं, इन रेखाओं को हम लिख देंगे। इन यदि रेखाओं के जो कार्तीय समीकरण दिए गए हैं यदि हम इनके समीकरण की हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं तो क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। तो इस तरीके से हम इनकी तुलना कर लें, x माइनस x2 अपॉन a2, इस तरीके से हम तुलना कर लेंगे। तो हम लिखते हैं कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या बताया, x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगी ऋण 3, y माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, z माइनस z1, z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसी तरीके से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ऋण 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तथा अब हम लिखेंगे कि रेखाएं यदि सहतलीय होती हैं तो रेखाएं सहतलीय हैं, तो रेखाएं यदि सहतलीय हैं तो क्या होता है कि इनका जो मैट्रिक्स बनता है, सारणिक बनता है x2 माइनस x1 a1 a2
y2 माइनस y1 b1 b2 z2 माइनस z1 c1 c2। यदि हम इस मैट्रिक्स को अभी हल करते हैं, यदि इसका मान शून्य आ जाएगा तो रेखाएं सहतलीय होती हैं। हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या थी, ऋण 1 माइनस x1 ऋण है तो ऋण ऋण धन हो जाएगा। y2 की वैल्यू 2 माइनस 1, z2 क्या है 5 माइनस 5। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, ऋण 3, b1 की वैल्यू 1, c1 5, a2 की वैल्यू ऋण 1, यहाँ b2 की वैल्यू 2 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऋण 3 ऋण 1 1 1 2 0 5 5। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, सापेक्ष विस्तार कर देंगे। तो लिखते हैं पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 5 एकम 5 ऋण 5 दूनी 10 ऋण 1 तो 5 3 15 ऋण 15 ऋण ऋण धन 5 धन 0, क्या हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6 ऋण ऋण धन 1। यहाँ से क्या बचेगा, ऋण 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, यहाँ से ऋण 10 धन 0, ऋण धन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यदि समीकरण का मान, यदि सारणिक का मान यदि शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं सहतलीय हैं। अतः कह सकते हैं, अतः दी गई रेखाएं सहतलीय हैं।